आज ये आवाज आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है कि कैसे हमारी व्यवस्था, हमारी सरकारें जनता से उसका वोट लेने के बाद 5 साल तक उसे चुप रहने के लिए कहती हैं। इसलिए एक वोटिंग मशीन मत बनिए, क्योंकि सरकारें तो यही चाहेंगी, हमारे देश के नेता यही चाहेंगे कि आप मशीन की तरह रहें। वो मशीन जो बोल नहीं सकती, वो मशीन जो भावुक नहीं हो सकती, वो मशीन जिसे गुस्सा नहीं आ सकता, वो सिर्फ वोट डालने वाली मशीन है। 5 साल में एक बार अपना वोट डालिए और अधिकारों की बात मत कीजिए। इसलिए आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम मशहूर लेखक मुंशी प्रेमचंद के एक कथन से करना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि अन्याय होने पर चुप रहना अन्याय करने के ही समान है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज हमारी पूरी व्यवस्था हर उस व्यक्ति के मुंह को टेप से बंद कर देना चाहती है जो अन्याय के लिए चुप न रहकर उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहता है। आज की तारीख में हमारी व्यवस्था इतनी क्रूर हो चुकी है कि अगर किसी परिवार की बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है और पुलिस से उस परिवार को इंसाफ नहीं मिलता, तो वो पीड़ित परिवार इसके खिलाफ आवाज तक नहीं उठा सकता, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल देगी। और कोलकाता से लेकर बदलापुर तक हमारे देश में आज यही हो रहा है। बदलापुर में जो हजारों लोग 4 साल की 2 मासूम बच्चियों को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे थे, उन्हें इसकी इतनी बड़ी सजा मिली कि पुलिस ने उन्हें इंसाफ मांगने के इस गंभीर आरोप के लिए, इस गंभीर अपराध के लिए 14 दिनों के लिए जेल में भेज दिया। और ये इन लोगों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है। इन लोगों ने आखिर ये सोचा भी कैसे कि ये लोग अपनी बच्चियों के साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है और सड़कों पर उतरकर उस व्यवस्था और पुलिस का विरोध कर सकते हैं जो इस मामले में एफआईआर भी दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है। इन लोगों को अपनी बच्चों के साथ हुई दरिंदगी को चुपचाप सह लेना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने ऐसा किया नहीं और अब इन प्रदर्शनकारियों को इसकी सजा मिलेगी। इनके ऊपर एफआईआर हुई और अब इन्हें जेल में डाल दिया गया। ये तमाम लोग आतंकवादी नहीं है, नक्सलवादी नहीं है, उग्रवादी नहीं है। ये किसी अलग राज्य की मांग नहीं कर रहे हैं। ये कोई धार्मिक जुलूस निकालकर लॉ एंड ऑर्डर को खराब नहीं कर रहे हैं। ना ही ये आंदोलन किसी खास जाति के लिए है, ना ही किसी आरक्षण के लिए हो रहा है, बल्कि ये लोग क्या मांग रहे हैं? अपनी बेटियों और बच्चियों के लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। और इसी मांग को लेकर ये तमाम जनता, जो भारत की जनता है, ये लोग वोट डालते हैं, अपना एमएलए चुनते हैं, अपना सांसद चुनते हैं। इन्हीं लोगों के पास हमारे देश के नेता वोट मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन वोट मिलते ही इनकी बात सुनना नहीं चाहते। पुलिस का कहना है कि यह भी एक अपराध है, क्योंकि इंसाफ मांगने के लिए ये लोग गैर कानूनी तरीके से एक जगह पर इकट्ठे हुए और इन लोगों ने सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश की। और हम इस देश के कानून का पूरा सम्मान करते हैं और हम ये मानते हैं कि अगर कोई गैर कानूनी काम हुआ है तो ये नहीं होना चाहिए था, हिंसा नहीं होनी चाहिए, तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर ये सब ना हो तो क्या हमारी व्यवस्था इनकी बात सुनेगी? क्या पुलिस इनकी बात सुनेगी? इन लोगों को इंसाफ मांगने के लिए इतनी बड़ी संख्या में एक जगह पर इकट्ठा नहीं होना चाहिए था, यह हमारी पुलिस का कहना है। और पुलिस के कहने पर अपना विरोध प्रदर्शन तुरंत इन्हें खत्म करके चुपचाप वापस घर चले जाना चाहिए था और इस व्यवस्था के सामने चुप रहना चाहिए था। लेकिन इन लोगों ने ऐसा किया नहीं। कल जो तोड़फोड़ हुई उसके बाद पुलिस ने 300 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और कुल मिलाकर 22 लोगों को आज 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया है। इनमें से 22 लोग जेल चले गए। लगभग 300 लोगों पर एफआईआर हुई है। इसे आप काउंटर एफआईआर कह सकते हैं। ये लोग एफआईआर की मांग करने के लिए आए थे, अब इन्हीं पर एफआईआर हो गई। इससे आज ये बात साबित हो गई कि पुलिस के हाथ में सब कुछ है और वो चाहे तो आपके साथ कुछ भी कर सकती है। वो आपकी बेटियों के साथ हुई छेड़छाड़ की घटनाओं में एफआईआर दर्ज करने से इनकार भी कर सकती है और इसका विरोध करने पर आपके खिलाफ तुरंत रिवर्स एफआईआर भी कर सकती है और आपको इंसाफ मांगने के लिए जेल में भी डाला जा सकता है। और यही दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा कड़वा सच है जो आज मैं आपके सामने आपको बताने के लिए आया हूं। और जैसा मैंने आपको कहा था कि हमारे देश के नेता, हमारे देश की सरकारें, चाहे वो पश्चिम बंगाल की सरकार हो, महाराष्ट्र की सरकार हो और कोई सरकार हो,
वो चाहती है कि आप लोग एक वोटिंग मशीन बनकर रह जाएं और चुपचाप 5 साल में एक बार जहां वो कहें वहां आप वोट डाल दें। इस लोकतंत्र में आपकी जरूरत सिर्फ वोट डालने के लिए है और हमारे देश की वोटिंग मशीन ईवीएम नहीं, बल्कि यह मशीन इस देश के वो करोड़ों लोग हैं जिन्हें आज आप ह्यूमन वोटिंग मशीन कह सकते हैं, HVM। इसलिए ईवीएम को भूल जाइए, अब HVM को याद रखिए, जो 5 साल में एक बार वोट देने के बाद इस व्यवस्था के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगी। जैसे मशीन चुप रहती है, वैसे ही इस देश के नेता लोगों से अब चुप रहने की उम्मीद करते हैं। और जब कोई नागरिक लोकतंत्र में अपनी इस जगह को भूल जाता है तो वो अपनी बहन, बेटियों, पत्नियों और माओं की इज्जत बचाने के लिए और उनके लिए इंसाफ मांगने के लिए सड़कों पर उतरता है, तो ये नेता और ये पूरी व्यवस्था इन्हें गिरफ्तार कर लेती है। और बदलापुर में भी इंसाफ मांगने वालों के साथ यही नाइंसाफी हो रही है। आज आप अपराधियों की तरह जेल जाते हुए इन लोगों की तस्वीरों को देखिए, जो रोते बिलखते हुए ये कह रहे हैं कि क्या इस देश में अब अपनी बहन बेटियों के लिए सुरक्षा मांगना भी अपराध हो गया। और सोचिए, जो लोग अपनी बच्चियों के लिए सुरक्षा मांग रहे थे, उन्हें पुलिस कैसे गिरफ्तार करके ले जा रही है। और जिस अपराधी ने 4 साल की 2 बच्चियों के साथ ये घिनौनी हरकत की, उसका चेहरा छिपाकर उसे ले जाया जा रहा है और इन लोगों को कैसे ले जाया जा रहा है वो भी आप देखिए। संध्याकाळी नाईटला जायला निघला तर मला गाडी चालू आहे का बघायला जातो म्हणून स्टेशनला गेला। त्यांनी सगळ्यांनी असं ते सगळ्यांमध्ये भेटला, तो त्याला पकडला तर मी गावावरून आले, मला कळलं आता मी आले इथं। माझ्या मुलाला सोडा, बस माझ्या त्याशिवाय मला कोणी नाही। दादा, न्यायपालिकेवर विश्वास आहे आणि आमच्यावर न्याय होणार, सत्यमेव जयते। वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट जस्टिस। सर, मी गव्हर्नमेंट सर्वंट आहे, फक्त मला ट्रेन सुरू करून द्या एवढंच मी पोलिसांना बोललोय। तर या कारणास्तव मला संध्याकाळी मित्राकडे दिव्याला जायचं होतं, तर मला या कारणास्तव उचलले त्यांनी। तुमच्या समोर सर्व तुमचे बाबा देखो, आम्ही काल पण तेच होतो, आज पण अशा पद्धतीने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि बदलापुर में जो बच्चों के लिए इंसाफ मांग रहे थे, वो लोग असल में लोकल नहीं थे, बल्कि बाहर से आए थे और राजनीति से प्रेरित थे। और इसी वजह से पुलिस ने इस मामले में ये कानूनी कार्रवाई की है। झालेली घटना अतिशय दुर्दैवी आहे, दुःखद आहे। एक छोटा बच्चू आहे आणि त्याच्याबद्दल जे काही प्रकरण घडलेलं आहे हे दुर्दैवी घडलेलं आहे। त्यामुळे ते जे काही आरोपी आहेत त्यांना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे अशा प्रकारचं निर्देश मी कालच सीपीना दिले। तो हे जे कालचं जे आंदोलन होतं हे पॉलिटिकल मोटिवेटेड होतं असं माझं म्हणणं आहे। कारण इतक्या फटाफट कधी आंदोलन जेव्हा होतं ते स्थानिक लोक असतात, इथं स्थानिक लोक हाताच्या बोटावर मोजण्या इतके होते आणि इतर ठिकाणून गाड्या भरून भरून त्या ठिकाणी आंदोलनकर्ते आले होते। अब आप देखिए, हमारे देश के नेता जनता से तो ये उम्मीद रखते हैं कि वो सहनशील बनकर रहें और अपनी हदों में रहें, लेकिन हमारे देश के नेता, हमारे देश के मुख्यमंत्री, हमारे देश की सरकारें कितनी असहनशील होती जा रही हैं, जिसमें सभी सरकारें अपने खिलाफ होने वाले विरोध प्रदर्शनों को अपने खिलाफ एक गहरी साजिश का हिस्सा मानने लगती हैं और कहते हैं कि कुछ लोग उनकी सरकार को गिराना चाहते हैं और इसलिए ये विरोध प्रदर्शन करवाए जा रहे हैं। यानी आम जनता जब अपनी नाराजगी दिखाने के लिए सड़कों पर उतरती है, आंदोलन करती है, तो नेता बड़ी आसानी से कह देते हैं कि ये जो आंदोलन है ये असल में विरोधी पार्टियां करवा रही हैं, जनता नहीं कर रही। जनता का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है और वो जनता के मूड को समझने में पूरी तरह से नाकामयाब रहते हैं। और आप
पश्चिम बंगाल में भी देख सकते हैं और यही बात आप महाराष्ट्र में भी देख सकते हैं और बाकी राज्यों में भी यही देखेंगे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी क्या कह रही हैं कि ये जो डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ये तो साजिश है उनकी सरकार को गिराने के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं कि ये तो साजिश है, इसे बाहर के लोग आए थे और ये एक राजनीतिक साजिश है। यानी जनता जब इनके खिलाफ आती है, सड़कों पर उतरती है, तो वो साजिश हो गया। ये सरकारें इस बात को नहीं समझ रही कि इस गुस्से के पीछे साजिश नहीं बल्कि वो संघर्ष है जिसमें बलात्कार और छेड़छाड़ के मामलों में पीड़ित परिवारों को इस सिस्टम से इंसाफ की भीख मांगनी पड़ती है। ये इंसाफ उनका अधिकार है, उन्हें पूरे अधिकार के साथ इस इंसाफ की मांग करनी चाहिए, लेकिन उन्हें भिखारी बनाकर रख दिया गया है और आज पुलिस स्टेशन में इन परिवारों को एक भिखारी की तरह जाना पड़ता है और इंसाफ मांगने के लिए दर दर भटकना पड़ता है। और जब उन्हें यह इंसाफ नहीं मिलता, जब यह भीख उन्हें नहीं मिलती, तब वो आखिर में सहनशीलता की जब सारी सीमाएं, सारी हद पार हो जाती हैं, क्योंकि कोई भी परिवार अपनी बेटी या अपने घर की महिला के साथ इस तरह की बदतमीजी सह नहीं सकता। और जब वो सहनशीलता की सारी सीमाएं पार करने के बाद जब वो क्रोधित होता है, उसके आसपास के लोग गुस्से में आते हैं, तब वो सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाते हैं और फिर उन्हें यह समझ में आता है कि ये इंसाफ भीख में नहीं मिलेगा, इसे छीनना पड़ेगा। और जैसे ही वो छीनने की कोशिश करते हैं, ये पूरी की पूरी व्यवस्था उनके खिलाफ खड़ी हो जाती है। वरना आप खुद सोचिए, अगर बदलापुर की इस घटना में पुलिस ने पीड़ित परिवारों को 12 घंटे तक थाने में एक भिखारी की तरह बैठा कर ना रखा होता, उनकी एफआईआर तुरंत दर्ज करने से इनकार ना किया होता, तो क्या ये लोग, ये जनता इस तरह से विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरती? इन्हें क्या चाहिए? ये कोई अलग राज्य नहीं मांग रहे, अलग देश नहीं मांग रहे, नौकरियां नहीं मांग रहे, पैसा नहीं मांग रहे, आरक्षण नहीं मांग रहे, ये अर्बन नक्सल नहीं है, ये आतंकवादी नहीं है। क्या मांग रहे हैं? कि हमारी बच्चियों को स्कूल में सुरक्षा मिले और किसी और बच्ची के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और जिसने किया है उसके साथ कड़ी कार्रवाई उस पर होनी चाहिए। इतना ही तो मांग रहे हैं, ये इनका अधिकार है। इन्होंने इस सरकार को वोट देकर वहां पर बैठाया है। कड़वा सच ये है कि हमारे देश में जो लोग इंसाफ को खरीद लेते हैं वो तो बड़े फायदे में रहते हैं, और जो इंसाफ की भीख मांगते हैं या इंसाफ छीन कर लेने की कोशिश करते हैं, उन्हें ये व्यवस्था उल्टा अपराधी घोषित करके जेल में डाल देती है। इसी महीने की 15 तारीख को हमारे देश में एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम है स्त्री 2, और यह फिल्म बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है। एक हफ्ते में ऐसा बताया गया है कि 300 करोड़ का बिजनेस करके यह सुपरहिट हो चुकी है। और इस फिल्म का एक बड़ा मशहूर डायलॉग है। क्या डायलॉग है? ध्यान से सुनिएगा आप। वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। जब ये डायलॉग आता है इस फिल्म में, वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है, तो तालियां बजती हैं। लेकिन असल जीवन की हकीकत यह है कि वो स्त्री ही है जो इतना सब कुछ सहने के बाद भी कुछ नहीं कर पाती। वो असहाय है और उसे इंसाफ दिलाने के लिए जब उसके परिवार के लोग, उसके पड़ोसी, इस देश की आम जनता जब बाहर सड़कों पर निकलती है, तो फिर उसके साथ भी वही हश्र होता है। उसके साथ, इस स्त्री के साथ पश्चिम बंगाल में भी अन्याय होता है, महाराष्ट्र में भी अन्याय होता है, बाकी राज्यों में भी अन्याय होता है, और वो स्त्री चाहकर भी इस व्यवस्था, हमारे देश के नेताओं और पुलिस के सामने जीत नहीं पाती। और या तो उसे इंसाफ मिलता ही नहीं, और अगर इंसाफ मिलता है तो फिर उसमें 30 से 40 वर्ष लग जाते हैं। कल हमने आपको बताया था अजमेर का एक बहुत बड़ा जो कांड हुआ था यौन शोषण का, 1992 में यह हुआ था, और अब कल 32 साल के बाद उसमें हाईकोर्ट का फैसला आया है। तो स्त्री के सामने क्या विकल्प है? स्त्री या तो इंसाफ पाने के लिए जिंदा ही नहीं बचती, जैसे उस कोलकाता की महिला डॉक्टर के साथ हुआ, और अगर बच जाती है तो जैसे बदलापुर में 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं और उनका परिवार एफआईआर कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है, 12 घंटे बैठाकर रखा जाता है और उन्हें एक भिखारी की तरह उनके साथ व्यवहार होता है, एक वो भिखारी जो इंसाफ की भीख लेने के लिए आया है। तो या तो आप भिखारी बन जाइए और या फिर 30 से 40 साल तक न्याय का इंतजार कीजिए, और इस तरह न्याय की यात्रा अन्याय जैसी बन जाती है।
हालांकि बदलापुर में जब पुलिस प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर रही है, तब कल्याण की एक निचली अदालत में सभी वकीलों ने नोटिस बोर्ड पर यह सूचना देकर ऐलान किया है कि वो इन बच्चियों से स्कूल में घिनौनी हरकत करने वाले आरोपी का मुकदमा नहीं लड़ेंगे। और वहां आज इस आरोपी के खिलाफ फिर से विरोध प्रदर्शन हुए और अदालत ने इस आरोपी की पुलिस कस्टडी अब 26 अगस्त तक बढ़ा दी है। इसलिए आज इन वकीलों के लिए तालियां बजाइए आप लोग, इन वकीलों को बधाई दीजिए, इनकी हिम्मत की दाद दीजिए कि इन्होंने यह तय किया कि वो उन छोटी बच्चियों के अपराधी को मदद नहीं करेंगे, उसका केस नहीं लड़ेंगे। अगर सारे देश में लोग इन वकीलों की तरह बन जाएं, इस देश में सारे वकील, हर अदालत के वकील अगर ऐसे बन जाएं, तो आप सोचिए हमारे देश में जो बलात्कारी हैं उन्हें सजा से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन बहुत सारे वकील ऐसे हैं आज भी हमारे देश में जो मोटा पैसा लेने के लिए, अपनी फीस लेने के लिए इन बलात्कारियों का केस लड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। कई बार तो इन बलात्कारियों को सीधे बचा ले जाते हैं, कई बार इनकी सजा कम करा देते हैं और कई बार मामला ऐसा लटकाते हैं कि इंसाफ मिलने में 30 से 40 साल लग जाते हैं। अच्छे वकील की यही तो पहचान है। अच्छा वकील कौन होता है? आजकल बाजार में जो वकील हैं उनके बारे में यही कहा जाता है कि वो ये करने में सक्षम है। इस घटना पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद महाराष्ट्र में भी बेटियों के खिलाफ हुए शर्मनाक अपराध ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम एक समाज के तौर पर कहां जा रहे हैं। और उन्होंने बदलापुर की घटना का जिक्र करते हुए पूछा कि क्या अब एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी आंदोलन करने पड़ेंगे और आखिर पीड़ितों के लिए पुलिस थाने तक जाना भी इतना मुश्किल क्यों हो गया है। एफआईआर दर्ज नहीं होना न सिर्फ पीड़ितों को हतोत्साहित करता है बल्कि अपराधियों का हौसला बढ़ाता है। और उन्होंने ये भी कहा कि न्याय हर नागरिक का अधिकार है और पुलिस और प्रशासन की मर्जी का मोहताज इसे नहीं बनाया जा सकता। और ये बात आज जो राहुल गांधी कह रहे हैं ये बात सही है। राहुल गांधी की सारी बातें सही हैं और ये मांग हम भी कर रहे हैं, राहुल गांधी से पहले से कर रहे हैं। राहुल गांधी ने तो आज ये सोशल मीडिया पर लिखा है क्योंकि उन पर बहुत दबाव डाला गया। लगातार जहां जा रहे थे पत्रकार उनसे बार बार इसी कोलकाता के केस पर बात कर रहे थे, बदलापुर के बारे में उनकी प्रतिक्रिया ले रहे थे। तो आज उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दे दी। लेकिन आज हमारा सवाल फिर से वही है कि जैसे राहुल गांधी हाथरस में पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए गए थे और कहते थे कि हाथरस जाने से मुझे कोई रोक नहीं सकता, और अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में भी उन्होंने दलित लड़के की हत्या के बाद उसके परिवार से मुलाकात की, ठीक वैसे ही क्या वो कोलकाता जाएंगे और कोलकाता के सारे युवा डॉक्टर्स राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं। पूरा देश ये देखना चाहता है कि राहुल गांधी कोलकाता कब जाने वाले हैं और वहां जो महिला डॉक्टर इस रेप का शिकार हुई, जिसकी निर्मम हत्या हुई, उसके लिए राहुल गांधी वहां जाकर उसके परिवार से मिलकर उस धरने प्रदर्शन का हिस्सा बनकर कब इंसाफ मांगेंगे, ये पूरा देश देख रहा है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिख देना अलग बात है। पोस्ट उन्होंने बहुत अच्छी लिखी है, बड़ी इमोशनल है, डायलॉग बड़े अच्छे हैं, उनकी भावनाएं भी शुद्ध रही होंगी, हम उनकी भावनाओं पर शक नहीं कर रहे। लेकिन सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखना अलग बात है, परिवार के साथ जाकर उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें आश्वासन देना अलग बात है। इसलिए कोलकाता के सारे युवा डॉक्टर्स अब राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं और देखना यह है कि राहुल गांधी जाएंगे या सिर्फ सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट डाल देंगे या फिर अपना एक वीडियो बनाकर डाल देंगे। अब आप ये देखिए कि जब बदलापुर में बच्चियों की सुरक्षा के लिए विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है, तब इसी देश में आरक्षण के मुद्दे पर आज भारत बंद बुलाया गया और इस भारत बंद के दौरान हिंसा और आगजनी करने वाले लोगों को पुलिस रोकने की भी कोशिश नहीं करती। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें बिहार के गोपालगंज की हैं, जहां भारत बंद के दौरान आरक्षण के लिए आंदोलन करने वाले लोगों ने एक स्कूल बस को रोककर हंगामा किया। इस दौरान स्कूल बस में आग लगने से एक बड़ा हादसा हो सकता था जो टल गया। स्कूल बस को तो कम से कम छोड़ सकते थे। इसके अलावा इन लोगों ने काम पर जाने वाले लोगों से भी बदसलूकी की। कामकाजी लोगों को रास्ते से रोककर वापस लौटा दिया कि आज आप काम नहीं करेंगे। अब आप सोचिए, एक रोजमर्रा का व्यक्ति जो डेली वेजर है या अपने दफ्तर काम करने के लिए जा रहा है, उसे क्या दफ्तर जाकर काम करने का अधिकार नहीं है?
और ऐसे लोगों को भी उन्होंने रास्ते से लौटा दिया, क्योंकि ये हंगामा आरक्षण के मुद्दे पर हो रहा है। इसलिए क्या इस हंगामे को हम अलग तरीके से देखेंगे, इस प्रदर्शन को अलग तरीके से देखेंगे, और क्या इन्हें रोकने वाला कोई नहीं? लेकिन जब इसी देश में लोग अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो उन्हें अपराधियों की तरह गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं। और इन लोगों को सरकार कहती है कि उन्हें सहनशीलता दिखानी चाहिए, वो शरीफ नागरिक हैं। हालांकि बिहार की इस घटना में अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने की बात कही है। बदलापुर में कैसे जनता बदला लेना चाहती है वो तो आपने देख लिया। बिहार में क्या हो रहा है आरक्षण को लेकर बुलाए भारत बंद के दौरान, वो भी अब आपने देख लिया।